बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के प्रथम वर्ष का जो अपना कोर्स चल रहा है, जो हमने हिंदी कहानियों के अध्ययन की पिछले क्लास में अध्ययन किया था, आज उसी क्रम को हम आगे करते हुए प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का अध्ययन करेंगे। इस क्लास से पहले हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और आज हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का अध्ययन इस कालांश में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेमचंदोत्तर कहानियों का समय क्या है, यानी कि सन 1936 से लेकर 1950 तक जो कहानियां लिखी गई 1936 से लेकर 1950 ईस्वी तक इस समय जो कहानियां लिखी गई वो प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के अंतर्गत आती है। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा नहीं है, यानी जितनी भी गद्य की अन्य विधाएं थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण जिस विधा को स्थान दिया गया वो विधा थी कहानी। क्यों? क्योंकि कहानी में जीवन और जगत के विभिन्न पक्षों को उजागर करने का प्रयास किया गया, यानी कहानी ही एकमात्र ऐसी विधा इस काल की थी जो जीवन और जगत से संबंधित समस्याओं को उठाने का कार्य कर रही थी। इसलिए इस समय कहानी एक सशक्त विधा बन के उभर कर हमारे सामने हिंदी पाठक जगत के सामने आई। इस काल में जो कहानियां लिखी जा रही थी उनमें एक और दो प्रगतिवादी कहानियां लिखी जा रही थी। प्रगति शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना, यानी कुछ कहानीकार ऐसे थे जिन्होंने प्रगतिवादी कहानियां लिखी। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी था जो मनोविश्लेषण पर कहानियां लिखा करता था। मनोविश्लेषण यानी जिन कहानियों के अंतर्गत व्यक्ति के मन की परतों को उजागर किया जाने लगा, तो व्यक्ति के मन के जो अंतर्द्वंद है उन अंतर्द्वंदों को जिन कहानीकारों ने स्थान दिया, तो इस प्रकार की कहानियां भी इस काल में लिखी जा रही थी जो व्यक्ति के मन की परतों को खोलने का कार्य कर रही थी। तो मुख्य रूप से प्रेमचंदोत्तर जो काल है 1936 से 1950 का जो समय है, इसमें एक और तो प्रगतिवादी कहानियां लिखी जा रही है, दूसरी ओर मनोविश्लेषण पर कहानियां लिखी जा रही है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रगतिवादी कहानीकार। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यशपाल। प्रगतिवादी कहानीकारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यशपाल जी को मिला। यशपाल जी एक ऐसे कहानीकार थे जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से प्रेरित होकर कहानियां लिखी। मार्क्सवादी चेतना क्या है? मार्क्सवादी चेतना कार्ल मार्क्स का हमने नाम सुना है, जो जर्मनी का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था। तो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने समाज में समानता लाने की बात कही है और वो वर्ग संघर्ष की बात करता है, तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर या कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर यशपाल जी ने अपनी कहानियां लिखी। इनकी जो कहानियों के विषय रहे हैं वो प्रमुख रूप से वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर प्रहार, यानी कि कार्ल मार्क्स ने क्या किया? कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों से समाज में समानता लाने की बात की। वही कार्य यशपाल जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया। वो ही वर्ग संघर्ष से संबंधित कहानियां लिखते हैं, क्योंकि समाज जब दो वर्गों में बढ़ जाता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, तो निम्न वर्ग को संघर्ष करके उच्च वर्ग से बराबर आने का प्रयास करना चाहिए। वही यशपाल जी ने अपनी कहानियों में बताया है। शोषण की बात इन्होंने की है, क्योंकि निम्न वर्ग के ऊपर समाज के अन्य वर्ग जो शोषण करते हैं तो वो अपने शोषण को विरोध करता है। यशपाल जी ने इसको अपनी कार्यों में स्थान दिया। इसके साथ साथ सामाजिक और नैतिक जो रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास है, उनका भी विरोध यशपाल जी ने अपनी कहानियों में किया। हम बात करें यशपाल की प्रमुख कहानियों की, तो वो है वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, तरक का तूफान, चक्कर क्लब आदि। ये यशपाल जी की प्रमुख प्रगतिवादी कहानियां मानी गई है। हम अब बात करें मनोविश्लेषण पर कहानीकारों की,
तो प्रेमचंदोत्तर युग में जो मनोविश्लेषण पर कहानीकार हुए थे वो तीन प्रमुख हैं, अज्ञे जी, इलाचंद्र जोशी और जयंत कुमार जी। अज्ञे, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, तो अज्ञे जी ने भी व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों का विषय बनाया। व्यक्ति के संघर्ष यानी व्यक्ति के उनके अंतर्गत जो द्वंद्व चल रहा है वो अपने आप से संघर्ष करता है, इसके आसपास वे किन किन हालातों से जूझता है, इसको अज्ञे जी ने अपनी कहानियों में स्थान दिया। इसके साथ साथ मनोविश्लेषण के साथ साथ इनकी कहानियों में प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी है, क्योंकि अज्ञे जी ने कविता भी लिखी, उस कविता का प्रभाव गद्य पर भी हमें दिखाई देता है। तो अज्ञे जी की कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता और बौद्धिकता भी हमें दिखलाई पड़ती है। इनकी जो प्रमुख कहानी है उनमें रोज, कितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामुत का सावन, कोठरी की बात आदि प्रमुख है। इसी क्रम में जो मनोविश्लेषण पर कहानीकार हुए थे उनमें अगला नाम आता है जैनेन्द्र कुमार का। जैनेन्द्र कुमार जी ने व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन अपनी कहानियों में कराया है। व्यक्ति के मन का विश्लेषण, व्यक्ति के मन के अंतर्द्वंद परतों का इन्होंने अपनी कहानियों में स्थान देकर उनको वास्तविक धरातल पर उतारा है। और इसके अलावा मानवीय दुर्बलता यानी व्यक्ति के मन की जो कमजोरियां है उसका भी यथार्थ चित्रण जयेंद्र कुमार जी ने अपनी कहानियों में किया है। जयेंद्र कुमार जी प्रसाद जी की भांति आदर्श पात्रों की रचना नहीं करते, अपितु ये यथार्थ धरातल से जुड़े हुए पात्रों को अपनी कहानियों का विषय बनाते हैं। यानी ये कल्पना की झूठी उड़ान नहीं भरते, वास्तविकता का आभास जयेंद्र कुमार की कहानियों में हमें मिलता है। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं उनके अंतर्गत पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड और पानवाला, ये प्रमुख कहानियां जयेंद्र कुमार की है। इसी श्रेणी में तीसरे जो मनोविश्लेषण पर कहानीकार है वो है इलाचंद्र जोशी। जोशी जी की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है, यानी इनकी कहानियों में मनोविज्ञान का बहुत गहराई के साथ वर्णन किया गया है। देखिए, हम समझे सबसे पहले मनोविज्ञान क्या है। देखिए, ये दो शब्दों से बनके बना है, मन प्लस विज्ञान। तो विज्ञान को भी अगर हम परिभाषित करें तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, वी यानी अच्छी प्रकार, यानी जिसकी अच्छी प्रकार जानकारी हो उसे विज्ञान कहते हैं। और उसके साथ अगर मन जुड़ जाता है तो मन की भली प्रकार, अच्छी प्रकार जानकारी ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये इलाचंद्र जोशी जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से व्यक्ति के मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। और इनकी कहानियों के जो विषय है प्रमुख रूप से वो दमित काम वासना और कुंठा से संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह है कि इलाचंद्र जोशी जी फ्रायड के मनोविज्ञान से बहुत प्रभावित थे। फ्रायड अपने मनोविज्ञान के अंतर्गत मन की तीन स्थितियां बताते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। क्योंकि जब व्यक्ति के मन की जो विचार है जब वो फलीभूत नहीं हो पाते तो एक स्थिति में वो कुंठा का रूप धारण कर लेते हैं और व्यक्ति अपराध की तरफ या अपराधी का रास्ता अपना लेता है। तो इस प्रकार का चित्रण इलाचंद्र जोशी जी की कहानियों में हमें मिलता है। इसके अलावा घटना की अपेक्षा चरित्र पर इन्होंने बल दिया है, यानी कि घटना महत्वपूर्ण नहीं है, उस कहानी के जो चरित्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बात करें इलाचंद्र जोशी जी की प्रमुख कहानियों की तो वो है रोगी, परित्यक्त्या, चौथे विवाह की पत्नी और प्रेतात्मा। इसी प्रकार हम इन तीन मनोविश्लेषण पर कहानीकारों ने कहानियां लिखी, अज्ञे ने, जयेंद्र कुमार जी ने और इलाचंद्र जोशी जी ने। इन्होंने व्यक्ति के मनोविश्लेषण का बारीकी से अध्ययन अपनी कहानियों के माध्यम से कराया है। तो जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का युग है इसमें एक और तो प्रगतिवादी कहानियां लिखी जा रही थी, दूसरी प्रकार मनोविश्लेषण पर कहानियां लिखी जा रही थी। लेकिन इस काल के समय एक वर्ग ऐसे कहानीकारों का भी मिलता है जिन्होंने यथार्थवादी कहानियां लिखी। यथार्थवादी कहानियां लिखकर उन्होंने
समाज की विभिन्न परिस्थितियों का एवं समस्याओं का उद्घाटन अपने कहानियों के माध्यम से किया। ऐसे वर्ग में प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त विद्यालंकार, राम प्रसाद पहाड़ी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामभट्ट स्वेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर और राधा कृष्ण आदि प्रमुख हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यथार्थवादी कहानियां लिखकर समाज की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। इसी काल के अंतर्गत विष्णु प्रभाकर जी ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित या द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से संबंधित कहानियों लिखी, जो एक संकलन तैयार किया और उस संकलन को उन्होंने नाम दिया संगीनों का साया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया। इस काल के से संबंधित, इस घटना से संबंधित जो कहानियां विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी, उन कहानियों को उन्होंने जो संकलन तैयार किया वो संगीनों का साया नाम से उन्होंने तैयार किया। इसी प्रकार इस काल में हास्य व्यंग से संबंधित कहानियां लिखने में भी जीपी श्रीवास्तव को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। इन्होंने शिष्ट परिहास के द्वारा समाज के खोखलेपन की खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया, यानी कि अपनी कहानियों में हास्य व्यंग के माध्यम से समाज की जो दुर्दशा है उसको दूर करने का प्रयास किया। इसी वर्ग में हरिशंकर परसाई जी, अमृतलाल नागर जी एवं अन्नपूर्णानंद की कहानियां भी प्रमुख है। ये लोग भी हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक समस्याओं का सामना पाठक से करवाते हैं और उसके समाधान की बात अपनी कहानियों के माध्यम से करते हैं। निष्कर्ष, हम बात करें प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानियों की, तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा युग था जिसमें मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति प्रधान थी, यानी कि ऐसी कहानीकारों का दौर था जहां पर व्यक्ति के मन को समझने का प्रयास किया जा रहा था। इसके साथ साथ वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर भी इन कहानीकारों का रुझान रहा है, यानी इन्होंने समानता की बात करते हुए वर्ग संघर्ष को अपनी कहानियों में स्थान दिया। इसके अलावा युगी परिवेश को पूरी तरीके से व्यक्त करने में ये कहानीकार सफल रहे हैं। कहानी में घटना विरलता के साथ साथ चरित्र पर विशेष ध्यान इन कहानीकारों ने दिया, यानी घटना नहीं चरित्र महत्वपूर्ण है, तो उस चरित्र पर विशेष बल देने का कार्य इन प्रेमचंद उत्तर कहानीकारों ने किया। तो इस प्रकार 1936 से 1950 ईस्वी तक का जो समय है वो प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी के नाम से जाना जाता है, और उसमें प्रगतिवादी कहानी, मनोविश्लेषण परक कहानी और यथार्थवादी कहानी के साथ साथ हास्य व्यंग से संबंधित कहानियां भी लिखी गई, जिनमें सामाजिक समस्याओं का, व्यक्ति के अंतर्मन का एवं वर्ग संघर्ष का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।